आज के समय में ये लोग नहीं देखते हैं कि आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, आप किस परिवार से आते हैं, आपकी जात क्या है, आपकी धर्म क्या है। ये तमाम चीज़ों से आजकल के युवाओं को कोई मतलब नहीं है। एवरी मैन इज़ बॉर्न विथ इट्स डेस्टिनी। मैंने अपना पहला जॉब जो लिया था वो मैं 21 साल की जब थी। रिस्क लेने का जो टेंडेंसी आज के यूथ में है वो मुझे लगता है आपके समय या मेरे पिताजी के समय में नहीं रहा होगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। केवल सरकारी नौकरी में निर्भर रहना ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं निराशाजनक हो सकता है। इसीलिए स्वरोजगार की ओर भी बढ़ना बहुत ज़रूरी है। मजबूत राज झारखंड गढ़ पाएंगे। नमस्कार, विधानसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं मनोज आज आपको एक ऐसे युवा और लोकप्रिय महिला विधायक से परिचय करा रहा हूं जो हमारे विशेष कार्यक्रम जाने अपने विधायकों में आई हुई हैं। हम बात कर रहे हैं मांडर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली शिल्पी नेहा तिर्की की। बहुत थोड़े समय में युवाओं के बीच लोकप्रिय रही हैं। अपने बेबाक और अगर कहे तेज तरार बहस से विधानसभा में अपने दूसरे सहयोगियों का भी दिल जीतने में कामयाब रहती हैं। तो हम बात करते हैं शिल्पी नेहा तिर्की से। नेहा जी, आप विधायक बनी हैं, पहली बार बनी हैं, मांडर जैसे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। अगर हम वहाँ की बात करेंगे तो एक रांची से जुड़ा हुआ है, रांची का क्षेत्र है, रांची जिला में आता है, लेकिन ग्रामीण परिवेश है। जनजातीय समुदाय के लोग वहाँ रहते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं और उनका प्रतिनिधित्व करती हैं। ऐसे में अगर हम आपके परिचय की अगर हम बात करेंगे तो उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व आप कर रही हैं, तो ये शिल्पी नेहा तिर्की का परिचय क्या होगा दर्शकों के लिए उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए? जी मनोज, नमस्कार, जोहार आप सभी को। जैसे कि आपने सही परिचय दिया, मांडर विधानसभा क्षेत्र से मैं अभी विधायक हूं और अगर मैं खुद के बारे में परिचय दूं तो मुझे लगता है कि मैं एक युवा चेहरा हूं। एक बहुत समय के बाद एक युवा चेहरा को मौका मिला है मांडर विधानसभा क्षेत्र में। एक महिला विधायक हूं, तो मुझे लगता है ये तमाम चीज़ें हैं जो मैं अपने जनता के लिए लेकर आती हूं। वो सहानुभूति एक महिला होने के नाते, वो एक नई सोच, एक नई विचार, एक युवा चेहरा होने के नाते, और मुझे लगता है कि ये एक जो नई वेव ऑफ चेंज है उसे भी बहुत सकारात्मक रूप से मांडर की जनता देखती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि एक महिला होने के नाते, एक महिला जो एक बड़ा अगर कहा जाए तो एक पूरी आधी आबादी का प्रतिनिधित्व होता है आपके माध्यम से। दूसरी तरफ आप युवा हैं, बदलाव की जो बयार बह रही है, और अभी अगर हम अपने देश को देखें तो देश की एक बड़ी आबादी युवाओं की आबादी है और देश की बागडोर उन्हीं के हाथों में जानी है। ऐसे में सारे युवाओं की जो है उम्मीद की एक किरण भी आप बनती हैं। तो इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और जैसा कि हमने दर्शकों को बताया कि आप पहली बार जीत कर आई हैं, तो ये विधानसभा में आना, वो भी ऐसे समय में आना जब आधा समय निकल चुका है अगर कहा जाए विधानसभा का, उसके बाद आप आई हैं। एक तरह से कहा जाए कि एक ये आपका विधानसभा में आना, एमएलए बनना, ये एक सोची समझी अगर कहा जाए भविष्य की योजना थी, या फिर एक एक्सीडेंटल, चूँकि जैसा लग रहा है कि ये एक एक्सीडेंटल घटना है कि आप यहाँ तक पहुँची हैं। तो ये यहाँ तक आने में जो एक एक्साइटमेंट की बात कहे या जो चीज़ जो जिम्मेवारी मिल गई है, तो इसको किस रूप में आप देखती हैं? क्या लगा था जब आपको चुनाव लड़ने के लिए कहा गया था और आप जीत कर यहाँ पहुँची थी? देखिए, मुझे लगता है दर्शक सभी ये बात को जानते हैं कि मैं इससे पहले राजनीति में नहीं थी, और जब मुझे राजनीति में जिस तरह से परिस्थिति बना और अचानक आना पड़ा राजनीति में, उस वक्त शायद मेरे भी मन में कई सारे सवाल थे। और मुझे लगता है मेरे पिताजी श्री बंधु तिर्की जी, वो भी कभी नहीं चाहते थे, जीवन में कभी नहीं चाहते थे कि मैं कभी राजनीति में आऊँ। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा शिक्षा दिया, जिस भी परिस्थिति में वो खुद रहे, मगर हमेशा ये कोशिश किया कि जो मैं पढ़ना चाहती हूँ, जहाँ मैं पढ़ना चाहती हूँ, वहाँ तक मुझे पहुँचाने का उन्होंने काम किया। और मैंने भी अपना एजुकेशन, हायर एजुकेशन बाहर से किया। बाहर कई साल के लिए, 7-8 साल के लिए मैंने बेंगलोर जैसे शहर पे नौकरी भी मैंने किया। और जब अचानक ये परिस्थिति बनी जहाँ पे मुझे चुनाव लड़ना पड़ा,
तो मन में तो सवाल थे ही, साथ ही साथ एक जज्बा था कि बाबा का सम्मान बचाना है और वो लड़ाई लड़ना है। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जब चुनाव के कुछ चुनाव प्रचार में जब गई तो ये भी समझ में आया कि जो समाज में एक छवि है महिलाओं की, जिस नज़रिए से महिलाओं को देखा जाता है कि वो राजनीति में सही जगह नहीं बना पाएंगी, वो राजनीति में अगर आएंगी तो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगी, कहीं ना कहीं वो जज्बा था कि उस छवि को भी मैं बदल पाऊँ अपने आम जनता के लिए, अपने समाज के लिए। तो ये दो बहुत अहम चीज़ें थी जिसको उद्देश्य लेके मैं आगे बढ़ी और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस समझ को जनता ने भी पहचाना, जनता ने भी सराहा और इसीलिए आज कारण है कि मैं आपके सामने हूँ। जैसा बता रही हैं कि आप एक तरह से कहा जाए इसमें आना नहीं चाहती थी, अब आ गई हैं आप, और एक तरह से कहा जाए ये एक्सीडेंटल ही है। लेकिन अगर हम बात करेंगे आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि की तो निश्चित तौर पे आपने उच्च शिक्षा प्राप्त की है, आप नौकरी कर रही थी। इसके पहले आपने अपने पिता श्री बंधु तिर्की का जिक्र किया, उन्होंने भी बैंक की एक अच्छी नौकरी छोड़ करके राजनीति में आए थे और अब आप भी जो है राजनीति में आई हैं इसी तरीके से एक नौकरी को छोड़ करके। तो जैसा अभी आपने कहा कि महिलाओं को राजनीति में बहुत अच्छे तरीके से नहीं देखा जा सकता है कि वो कैपेबल नहीं है सही तरीके से, तो आप अपने आप को साबित करने के लिए या ये कहिए कि उस महिला वर्ग को कि महिला सक्षम है, आज चांद पे जा रही हैं, आज अंतरिक्ष में जा रही हैं, और भारतीय महिलाओं की अगर हम बात करें तो काफ़ी पुरानी एक फहरिस्त रही है, लंबी फहरिस्त रही है जिसमें उन्होंने अपने कामों से देश और दुनिया को एक नई दिशा दी है। तो आप उसमें अपने आप को कहाँ और किस तरीके से पा रही हैं? लगभग 1.5-2 सालों का वक्त हो गया है आपका भी राजनीति में। मैं मनोज जी, मैं इसे एक्सीडेंटल से ज़्यादा डेस्टिनी समझती हूँ। जिस तरह से आपने कहा, मेरे पिताजी भी, वो भी कभी नहीं सोचे होंगे कि वो राजनीति में आएंगे। बैंक में एक बहुत अच्छा नौकरी करते थे वो, मगर उनको फिर जिस परिप्रेक्ष्य में झारखंड था उस वक्त, वो चाहते थे कि एक बदलाव का वो भी भाग बने और फिर वो राजनीति में आए। तो मुझे लगता है एक्सीडेंटल से ज़्यादा ये डेस्टिनी था। एवरी मैन इज़ बॉर्न विथ इट्स डेस्टिनी, और मुझे भी लगता है मेरा भी डेस्टिनी था कि मैं यहाँ पे आज हूँ। और साथ ही साथ जो आपने कहा कि महिलाओं का, देखिए मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि पूरे भारत में महिलाओं को इनकेपेबल देखा जाता है या महिलाओं को सक्षम नहीं समझा जाता है। कई सारे ऐसे फील्ड्स हैं जिसमें महिलाएं बहुत अग्रिम हैं। आप देखिएगा, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो डॉक्टरशिप हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, किसी भी फील्ड को आप उठा के देख लीजिए, महिलाएं बहुत अच्छा कर रही हैं। मगर ज़रूर समाज में आज भी ऐसा श्रेणी है जहाँ पे महिलाओं को कम समझा जाता है, कम आंका जाता है, और विशेष रूप से ये ग्रामीण क्षेत्रों में हमें देखने को मिलता है। तो अब जो जिस तरह से जो मुखिया हैं वो भी महिलाएं, जो आरक्षण के तहत महिलाएं मुखिया बन रही हैं, ऐसे ऐसे चुनौतियों के कारण भी मुझे लगता है महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है अपने आप को साबित करने के लिए। रिजर्वेशन ही के द्वारा सही, मगर एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। मुझे भी एक मौका मिला, मैं इससे पहले क्योंकि कॉरपोरेट में काम की हुई हूँ, मुझे एक अंदाज़ा है कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन का जो क्या रोल रहता है, किस तरह से आपको काम करना है, क्या प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना है। बहुत सारी चीज़ों को मैंने अपने काम के दौरान ही सीखा है। तो मुझे लगता है वो सारे खूबियों को भी मैं राजनीति में ला पा रही हूँ, मैं अपने ग्रामीण के क्षेत्र के लोगों के बीच में भी ला पा रही हूँ। तो मुझे लगता है एक नए दृष्टि से जनता भी चीज़ों को अब देखने में, वो भी सकारात्मक रूप से देखने में इच्छुक हैं। तो मुझे लगता है कई सारे नए दरवाजे हैं जनता के लिए और मेरे लिए भी, जो लगातार खुल रही हैं। जी, हम इन दरवाज़ा के विषय में बात करेंगे कि कौन कौन सी दरवाज़ाएँ खुल रही हैं, खास करके अगर हम महिलाओं की बात करेंगे, युवाओं की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा पीछे चलते हैं। हम ये जानने की कोशिश करते हैं आपसे कि आपकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई, चूँकि आप ग्रामीण परिवेश से आती हैं, तो प्रारंभिक शिक्षा कैसे हुई, और फिर यहाँ से जैसा कि आपने बताया कि आप बेंगलोर जैसे महानगर में रहीं, एक कॉरपोरेट कल्चर से भी जुड़ी रही, तो ये सारा सफ़र जो है कैसा रहा, इस सफ़र में क्या कुछ खास रहा? जी मनोज जी, आपने सही कहा। मैं पहले पली बढ़ी तो यहीं रांची में हूँ। प्राथमिकी शिक्षा मैंने यहीं झारखंड से लिया, सेक्रेड हार्ट स्कूल से पढ़ाई किया, फिर सेंट जेवियर्स डोरंडा से मैंने +2 किया।
आगे पढ़ाई उच्च शिक्षा के लिए मैं बैंगलोर चली गई। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया, फिर उसके बाद कुछ साल नौकरी भी किया। फिर मुझे लगा मुझे और अपने हुनर को बढ़ाने की ज़रूरत है, इसी के लिए मैंने मास्टर्स के लिए फिर मैं सेंट जेवियर्स बॉम्बे गई, वहाँ पे मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन के लिए स्पेशलाइजेशन किया। और फिर मैं ब्रांड मैनेजर के रोल के तहत काफ़ी सारे कॉर्पोरेट्स में भी मैंने काम किया। और हमेशा से बाबा बहुत इच्छुक थे कि मैं और ज़्यादा पढ़ाई करूं। उनका वो तो लगातार कहते रहते थे, जब मैं राजनीति में नहीं आई थी तब भी 2-3 साल पहले भी वो मुझे कहते थे कि तुम्हें और पढ़ाई करना चाहिए। और मैं भी इच्छुक थी कि मैं अपना पीजी करूं, डॉक्टरेट कहीं और आगे जाके ये सब चीज़ों में करूं। मगर जैसे परिस्थिति बनी, मगर मुझे आज भी लगता है कि पढ़ाई करने के लिए ऐसे कोई उम्र और समय सीमा की बाधा नहीं होती है। ज़रूरत पड़ेगी और इच्छा रहेगी तो ज़रूर आगे भी पढ़ाई को मैं जारी रखूंगी। जी बिल्कुल, पढ़ाई की कोई उम्र सीमा नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने ये जो पूरा सफ़र किया पढ़ाई का, आप एक ऐसे परिवेश से आती थी, आप एक ऐसे समुदाय से, एक ऐसे जगह से जाती हैं जो काफ़ी पिछड़ा माना जाता है, झारखंड ऐसे भी पूरे देश में। खास करके अगर हम शिक्षा की भी बात करें तो वो भी काफ़ी, और आपने महानगरों में शिक्षा हासिल की। महानगरों की अगर हम बात करेंगे तो जैसे आपने कहा बेंगलोर, आपने मुंबई में पढ़ाई की, वहाँ अगर हम देखेंगे तो देश के चुनिंदा जगहों से बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े बच्चे, बड़े पैसे वाले लोग, बड़े शिक्षित लोगों के परिवार से जुड़े हुए लोग आते थे। वैसी स्थिति में अपने आप को उन सब के बीच किस तरीके से सामंजस्य बैठाया आपने, और किस तरीके से एक रास्ता खोला जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए कि वो भी वहाँ जा सकते हैं? देखिए, मुझे हमेशा से ये महत्व तो बताया गया था कि पढ़ाई का क्या महत्व होता है। और मैं आपको मनोज जी एक हकीकत भी बताना चाहती हूँ जो मैंने अनुभव किया है। लोग आज के समय में ये लोग नहीं देखते हैं कि आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, आप किस परिवार से आते हैं, आपकी जात क्या है, आपकी धर्म क्या है। ये तमाम चीज़ों से आजकल के युवाओं को कोई मतलब नहीं है। मतलब है तो आप कितना आप में हुनर है, आप कितना कैलिबर रखते हैं, क्या करने की क्षमता रखते हैं, इन तमाम चीज़ों को देखा जाता है। और मुझे लगता है मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि ऐसे लोगों के साथ मुझे पढ़ाई करने का मौका मिला, जहाँ मुझे कभी भी ये भी अनुभव नहीं हुआ कि मैं किस बैकग्राउंड से आती हूँ, या मेरा जात क्या रहा है, या मेरा धर्म क्या रहा है। मुझे बस वो एक सक्षम एनवायरनमेंट मिला, एक माहौल मिला, जहाँ पे मैं अपने आप को बराबरी में, कभी भी कोई भी जनरल हो या किसी भी जात का हो, मैं उनके साथ बराबरी में करके अपने क्षमता को मैंने प्रदर्शित कर पाई। तो मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा मौका मिला। और मुझे लगता है, जैसे मैंने कहा कि आज के युवाओं को इन सभी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, तो हमें इन सभी चीज़ों को कभी ना कभी, हम इसे राजनीतिक रूप से लोग ज़रूर इस्तेमाल करते हैं, मगर मुझे लगता है कि आज के समय में जिस तरह से युवा आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए, मुझे लगता है एक नई पीढ़ी, एक नई सोच, एक नए समय का शुरुआत हो रहा है। और इन सभी चीज़ों में ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी जात धर्म अधिकतर राजनीति में ही आपको दिखेगा, आम लोगों के जीवन में ये सब चीज़ें मायने कभी नहीं रखती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि बदलते भारत की एक तरह से कहा जाए कि तस्वीरें जो युवाओं के हाथ में जो भारत जा रही है, वो चीज़ें नज़र आती हैं जब हम शैक्षणिक संस्थानों में जाते हैं, या कारपोरेट में जाते हैं, या अगर हम कहीं काम करने जाते हैं। अगर हम इन सारे चीज़ों को देखें, जैसा कि आपने बताया कि एक सकारात्मक माहौल मिला आपको, वैसे लोगों का साथ मिला, वैसे जो आपके सर्किल में जो दोस्त आपके बने सारे वैसे ही लोग थे, उसी सोच के, उसी सकारात्मक सोच के थे, जो इन सारे चीज़ों को, इन जो दकियानुसी, अगर हम कहें दकियानुसी विचारों को नहीं मानते थे, और एक बेहतर माहौल में आपने अपनी शिक्षा ग्रहण की। उस दौरान चूँकि ये जो समय होता है, अगर हम कहें उम्र का, कि एक ऐसा उम्र होता है जब छूट जाता है, तो ताउम्र उस उम्र के उस पड़ाव की बात अगर हम कहें, युवावस्था जो होती है, किशोरावस्था से युवावस्था, ये हमें हमेशा याद दिलाता है। उन यादों को जब हम याद करते हैं तो हम गुदगुदाते हैं, मुस्कुराते हैं। कई बार आपके जीवन में भी ऐसी चीज़ें आई होंगी, तो हम चाहेंगे कि दर्शकों के साथ आप शेयर करें। बिल्कुल मनोज जी, जब आप मुझे सवाल कर रहे हैं, उसी वक्त मैं इन सभी जवाबों को याद करके मैं मुस्कुरा रही हूँ। तो आपने सही कहा। देखिए, मैं तो शुरू से ही मुझे लगता है मैं बहुत एडवेंचरस नहीं रही हूँ कभी भी। मतलब बहुत एक सिस्टमैटिक रही हूँ
हमेशा से। और कॉर्पोरेट में जब मैं गई भी तो मुझे लगता था कि मैं बिल्कुल कॉर्पोरेट में ही बिलोंग करती हूँ, क्योंकि बहुत सिस्टम से चलना, सिस्टम को फॉलो करना, ये सभी चीज़ें मेरे में ट्रेड्स शुरू से रही। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था वो कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में काम करना। मैं ब्रांड मैनेजर के रोल में थी, तो अधिकतर क्या होता था, ब्रांड मैनेजर का जो जॉब रहता है वो ब्रांडिंग होता है। आप किसी भी चीज़ों को कैसे तरीके से आप ब्रांड करो, उसका परसेप्शन बनाओ, ताकि उसको आप सही तरीके से सही कस्टमर को आप उसको सेल कर पाओ। सबसे मतलब अगर ले मैन टर्म्स में मैं आपको समझाऊं तो वही होता है। इस चीज़ को मैं करती थी, और करते करते मुझे कहीं ना कहीं 7-8 साल के बाद, या मुझे लगता है इन हाफ मिड टर्म इनटू द जॉब, मुझे ये भी रियलाइज़ होने लगा कि मैं कहीं ना कहीं केवल ऐसा काम कर रही हूँ जिसमें मैं अपने हुनर को सही तरीके से उपयोग नहीं कर पा रही हूँ। मोनेटाइजेशन में ज़्यादा मेरा फोकस है, क्योंकि मेरा जॉब उस तरह का था, आई एम मेकिंग द रिच रिचर। मगर जब एक तरफ मैं ऐसे बैकग्राउंड से आती थी, और मेरे पिताजी जो हैं वो ऐसे काम कर रहे थे, और लगातार उनसे बातचीत होता था, तो वो बिल्कुल वैसे लोगों के लिए काम कर रहे थे जिनके लिए कोई है नहीं, जिनका कोई सुनता नहीं है। तो मुझे लगता था कि मेरे पास जब इतना शिक्षा है, जो शायद मेरे पिताजी को नहीं हासिल हुआ होगा, जब मेरे पास इतना शिक्षा है, जब वो हुनर है, तो मैं क्यों नहीं वैसा कुछ काम कर रही हूँ जिसमें मैं भी समाज को एक तरीके से सेवा पहुँचा सकूँ, उन लोगों को जिनको मेरी सेवा की ज़रूरत है। मगर मनोज जी, मुझे कहीं ना कहीं ये नहीं समझ पाती थी मैं कि कैसे इसको करूं, कैसे करूं, क्योंकि राजनीति ही एक मोड़ होना चाहिए या एक रास्ता होना चाहिए, ऐसा भी नहीं था। तो मैं कहीं सोच रही थी कि कुछ एनजीओ शुरू करके या समाज सेवा के रास्ते में आऊं। और मैं, वो कहते हैं ना कि जब आप कुछ चीज़ें आपके जहन में लगातार आती हैं तो किस्मत खुद ब खुद रास्ता बना लेता है। और मैं शायद आज मैं इसको बात को आपको बताऊं तो मुझे भी कितना विश्वास होता है इस बात में मुझे नहीं मालूम, मगर ऐसा सही में हुआ कि उसके बाद 3-4 साल बाद ये पॉलिटिकल लाइफ मेरे लिए शुरू हुआ। तो कहीं ना कहीं हम जहाँ भी हैं आज, हम लोगों ने अपने लिए उस चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है, अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली। मुझे भी लगता है राजनीतिक रूप से मैं जुड़ूंगी समाज सेवा से, ये तो मैंने नहीं सोचा था, मगर हाँ, समाज सेवा ही आखिरी रास्ता होने वाला है, ये मैंने ठान लिया था, तय किया था, और डेस्टिनी ब्रॉट मी हियर। कॉलेज के दिनों की अगर बात करें तो हालांकि आप काफ़ी गंभीर है। विधानसभा में मैं देखता रहा हूं आपको कि जब सवाल जवाब होते हैं तो आपके जवाब नपे तुले होते हैं, आंकड़ों पे आधारित होते हैं, काफ़ी स्टडी उस पर किया गया हुआ होता है। तो ये सारी चीज़ें जब कॉलेज लाइफ में जी रही थी, अपने दोस्तों के साथ जब बैठती थी, हंसी मजाक होती थी, क्या उस समय भी शिल्पी नेहा तिर्की इतनी धीर गंभीर रहती थी, या उस समय की जो शिल्पी थी वो थोड़ी चेंज हुआ करती थी? उनके चेहरे पे भी मुस्कुराहट होती थी, थोड़ी नोक-झोंक कर लेती थी, कभी किसी दोस्त से नाराज़ होती थी, किसी को नाराज़ करती थी, कुछ ऐसा भी होता था? मनोज जी, मैं अपने बारे में क्या बताऊं, मगर याद करती हूं तो मुझे यही याद आता है कि हमेशा फर्स्ट बेंच में बैठे रहती थी, नोट्स लेती थी, और मेरे वैसे ही दोस्त थे जो लास्ट बेंच में बैठते थे। कभी कभी मैं उनको पूछती भी थी कि क्या तुम लोग मुझसे केवल नोट्स के लिए ही दोस्ती किए हो, मगर नहीं, उनको भी हमारे से बहुत प्यार था, ख्याल रखते थे, दोस्ती था, मगर हाँ, नोट्स भी लेते थे मेरे से। तो ये तो थी, गंभीरता शुरू से रही है। मुझे बहुत इच्छा रहता है कि नए चीज़ों को जानूं, नए चीज़ों को समझूं, रिसर्च करूं। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मुझे अभी भी इच्छा है कि मैं आगे भी पढ़ाई करूं, रिसर्च में करूं, डॉक्टरेट करूं, इन तमाम चीज़ों में। मगर एक इच्छा है कि अधिक से अधिक चीज़ों, अधिक से अधिक ज्ञान हासिल कर पाऊं, क्योंकि मुझे लगता है जीवन में आप जितना भी ज्ञान हासिल करें हमेशा कम ही रहेगा। वो जितना कुछ जीवन में आपको सीखने के लिए है, आपका मुझे लगता है 7 जन्म 10 जन्म हो जाए वो हमेशा कम ही रहने वाला है। और ख़ास करके आज के समय में जब सोशल मीडिया का ज़माना है, जब इन्फॉर्मेशन आपके फिंगर टिप्स में है, तो अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर कुछ पढ़ाई करना है या कुछ जानकारी लेना है तो आपको 7 समुंदर पार लेके जाके ही आप उस चीज़ को समझे। आप अपने स्क्रीन के सामने बैठ के भी बहुत सारी जानकारियों को हासिल कर सकते हैं।
और मुझे खास करके पॉलिटिक्स में आने के बाद ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स केवल पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं है। ये मुझे लगता है एक वन ऑफ अ काइंड जॉब है, जिसमें आपका जो जॉब रोल है वो किसी जॉब डिस्क्रिप्शन तक सीमित नहीं है। आप इतने सारे नए नए चुनौतियों का आपको सामना करना है, चाहे वो जैसे एम्प्लॉयमेंट का मामला हो, वुमेन रिजर्वेशन का मामला हो, चाहे जातिगत जनगणना का मामला हो, तमाम चीज़ें हैं। और इन सभी चीज़ों के बारे में एटलीस्ट आपको मालूम होना चाहिए कि सब्जेक्ट मैटर क्या है, तभी आप इन चीज़ों में अपना पक्ष रख पाएंगे, तभी आप इन सभी चीज़ों में समाज के हित में अधिकार का आप मांग कर पाएंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और फिर उसके बाद हम शिल्पी नेहा तिर्की से बातचीत जारी रखेंगे और जानेंगे कि राजनीति में महिलाओं को किस तरीके से संघर्ष का सामना करना पड़ता है और इन संघर्षों से उबरने के लिए नेहा ने अपने किस स्किल का प्रयोग किया। जाने अपने विधायक को कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक युवा नेत्री जो एक ऐसे जगह से आई हैं, एक ऐसे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं जो पिछड़ा इलाका माना जाता है, लेकिन इन्होंने एक ऐसे जगह पे अपना कार्य क्षेत्र बनाया जो कि देश और दुनिया के सबसे विकसित क्षेत्रों में से एक माना जाता है। इन दोनों के बीच किस तरीके से सामंजस्य बैठा करके अपने क्षेत्र का विकास कर रही हैं, किस तरीके से, चूँकि यह महिला विधायक हैं, तो किस तरीके से महिलाओं के हक की आवाज़ उठाती हैं, महिलाओं को राजनीति में या कारपोरेट की अगर हम बात करेंगे जहाँ से ये आई हैं, वहाँ किस तरीके से जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उससे किस तरीके से निपटा जा सकता है, इन सारे चीज़ों पे हम बात कर रहे हैं। शिल्पी, आप बताइए, जैसा कि अभी आप बता रही थी कि आपने मार्केटिंग में आपने किया है, पोस्ट ग्रेजुएट किया है मार्केटिंग कम्युनिकेशन में, और आप ब्रांड को आप लेके जाती थी लोगों के बीच में। अगर हम उस स्किल की बात करें जिसे आपने 4-5 साल तक जिया है, आपने सीखा है और उसको प्रयोग में लाया है, ज़मीन पे उतारा है, जब आप चुनाव लड़ रही थी या राजनीति में जब आई, उस स्किल का यहाँ किस तरीके से उपयोग आपने किया, किस तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान उस स्किल का मदद मिल पाया आपको, उसका फ़ायदा मिल पाया? देखिए, जो मैंने पढ़ाई किया है उसका डायरेक्ट क्या फ़ायदा मिल पाया, मैं यही कह सकती हूँ, क्योंकि मैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में भी थी और मैं विश्वास करती हूँ कि एक गुड गवर्नेंस कम्स फ्रॉम गुड एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो मैंने चुनाव जीतने के बाद जो मैंने किया, सबसे पहला काम था वो था सभी ब्लॉक्स में मैंने एक समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक करके मैंने समझा कि हर एक विभाग में, जो जितने भी विभाग है ब्लॉक में, उनका क्या एजेंडा है, उनके क्या टारगेट्स हैं और उसको कैसे अचीव करना है। क्योंकि अधिकतर आप देखेंगे क्या होता है कि सरकार योजनाएं बनाती हैं और फिर योजना को जो इम्प्लीमेंट करना होता है, वो जो विंडो है, वो स्टेज है, वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। तो वो सारे लूप होल्स ढूंढने का मैंने काम किया। हमारे क्षेत्र में हमारा प्रयास रहता है कि जो भी योजनाएं सरकार लाती हैं लोगों के लिए, वो आम जनता तक हम कैसे पहुंचा पाए, और वो एक समन्वय हम लोगों ने हमने अपने सारे ब्लॉक्स में, हमारा जो 5 प्रखंड पड़ता है, 5 ब्लॉक में हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया है। आज भी अगर हमारे पास कोई छोटा सा भी काम लेकर आता है, और ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आज भी आधा अधूरा है, क्योंकि देखिए झारखंड अपने परिप्रेक्ष्य में बहुत अलग है अन्य राज्यों से। वो इसीलिए क्योंकि मैंने इस चीज़ को गौर किया है कि कोई भी योजना आता है, पहली बात तो उसकी जानकारी आम लोगों तक कभी नहीं पहुंच पाती है। आज भी बहुत लोगों को ऐसा ये नहीं पता होगा कि अभी रीसर्वे चल रहा है पेंशन योजना के लिए, सरकार फिर से फॉर्म भरवा रही है। बहुत लोगों को ये नहीं मालूम होगा कि आयुष्मान कार्ड अगर बनता है तो उसको कैसे अवेल किया जाता है। आज तक बहुत लोगों को नहीं मालूम है कि अंबेडकर आवास योजना जो आता है विधायक के अनुशंसा से, वो कैसे लिया जाता है। तो इन तमाम जितनी जानकारी हम आम लोगों तक पहुँचाएंगे, उतना ही लाभ लोग ब्लॉक से ले पाएंगे। तो हम लोगों ने यही काम किया, यही चीज़ हम लोगों ने समझा। तो जो मेरा जो एक एक्सपीरियंस रहा है, अनुभव रहा है कॉर्पोरेट में, पहले तो आपको प्रॉब्लम का गैप आइडेंटिफाई करना है।
जब आप प्रॉब्लम गैप आइडेंटिफाई कर पाएंगे तब आप कॉन्टैक्ट पर्सन या जो कॉन्टैक्ट डिपार्टमेंट है उसको आप समन्वय बना के सही तरीके से उस काम को पूरा कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम लोगों ने अपने क्षेत्र में करने का काम किया है, मगर तब भी वो विश्वास लोगों के दिल में जगाना कि अगर आप ब्लॉक जाएंगे तो आपका काम निश्चित रूप से होगा, ये हमारे सरकार ने भी किया। जनता आपकी दरबार के माध्यम से जो हर गांव हर एक पंचायत जाके हम लोगों ने ये जनता दरबार जो लगाया, वो भी एक बहुत बड़ा काम किया ये गैप फिल करने के लिए। मैं इसे ये तो नहीं कहूँगी कि 100% जितने भी लोगों के जनता की जो समस्याएं थी वो सॉल्व हो गई, मगर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे समस्याएं, पेंशन नहीं मिल रहा था, अवेयर हुए कि हाँ ये भी आपके पास ऑप्शन है। तो ये तमाम चीज़ों को किया है हम लोगों ने। साथ ही साथ मुझे लगता है महिलाओं को खास करके प्राथमिकता, तो मेरे क्षेत्र में प्रत्येक जनता मेरे लिए प्राथमिकता है, मगर अगर सुपर प्राथमिकता आप बोलिए तो महिलाएं और युवाओं को खास तौर से लेके मैं सामने चल रही हूँ, क्योंकि मैंने इस चीज़ को गौर किया है कि हमारे क्षेत्र में महिलाओं में भी बहुत क्षमता है। विशेष रूप से जब से JSLPS जैसे चीज़ों से महिलाएं जुड़ी हैं, समूह में रह के उन लोगों में फाइनेंशियल डिसिप्लिन आया है। बहुत सारे समूह में मिलके या इंडिविजुअली भी अपनी तरफ से कुछ स्वावलंबी बनने के लिए कुछ रोजगार शुरू किए हैं, चाहे पेपर प्लेट बनाना हो या चाहे खेती बाड़ी के माध्यम से हो या कुछ अचार वचार वितरण करके हो। तो ऐसे में जो महिलाएं, जो 100 में जो 3 महिलाएं कर रही हैं, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि 100 में कम से कम 80 महिलाएं सरकार के इस योजना से जुड़ सके और लाभ उठा सके। क्योंकि मुझे लगता है, देखिए आज के समय में जितना हम लोग, क्योंकि जो महंगाई जिस दर से बढ़ रहा है, जो परिस्थितियां हैं, उस दर में जितने महिलाओं को हम आत्मनिर्भर बनाएंगे उतना ही हम उनको सक्षम बना पाएंगे। और मुझे लगता है सरकार जो योजनाएं क्यों लाती हैं, योजनाएं लाती हैं ताकि जो गैप है, जो पॉवर्टी गैप है, उस चीज को भरपूर भरा जा सके। तो अगर हम एक एक घर में एक एक महिला ऐसे दे देंगे जो खुद से सक्षम है, खुद से आत्मनिर्भर है, खुद से अपना महीने का कुछ उसका कमाई हो पा रहा है, तो इन योजनाओं की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सरकार को विशेष खास फोकस इसमें देना चाहिए। मेरे लिए भी यही फोकस है, महिलाओं के साथ मिलके उनको उनका मनोबल बढ़ा रही हूँ, उनको लाभ समझा रही हूँ, उनको प्रशिक्षण देने का काम कर रही हूँ। कई सारे NGO से टाई अप करके उनको कुछ छोटे मोटे प्रशिक्षण जो भी वो सीखना चाहते हैं वो देने का काम कर रही हूँ। दूसरे हाथ में जो युवाओं के बारे में मैं बात कर रही थी, युवाओं को भी आप देखेंगे कि पूरे देश भर में हमारा यूथ डिविडेंड बहुत हाई है। मुझे लगता है ये वंस इन अ ब्लू मून ऐसा समय आता है जब यूथ डिविडेंड बहुत हाई होता है, मतलब यूथ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उस पॉपुलेशन का जो पावर है, हाँ जो डिविडेंड है, हाँ डिविडेंड है, वो आपको भारत को मिल सकता है। तो हमारे क्षेत्र में भी कई सारे ऐसे युवा हैं, मगर क्योंकि उनको घर में उस तरह का माहौल नहीं मिल पाता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं, क्योंकि उनको उस तरह से मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। आज युवा जो ये है वो भी एक तरीके से युवा, मैं उनसे क्या शब्द कह सकती हूँ, प्रोडक्टिविटी, हाँ प्रोडक्टिविटी है, वो भी कहीं ना कहीं फेल हो जा रहा है। तो युवाओं को स्कूल में भी जाके उन तक ये मैसेज पहुँचाना कि किस तरह से आप नए हुनर से जुड़ सकते हैं, किस तरह से आप नए हुनर को भी डेवलप कर सकते हैं, साथ ही साथ पढ़ाई के साथ आप काम भी कर सकते हैं। मनोज जी, मैंने अपना पहला जॉब जो लिया था वो मैं 21 साल की जब थी, मैं जब कॉलेज में थी, मैं आर्टिकल्स लिखती थी, तो मुझे कुछ पॉकेट मनी भी उससे आता था और मैं पढ़ाई भी करती थी। तो ये सारी चीज़ों को भी अपने लोगों को समझाना। इसके साथ साथ अगर कहा जाए तो जब पैसे आते थे तो एक आत्मविश्वास भी बढ़ता था, बिल्कुल, और हुनर भी साथ में आपका ट्रेन हो रहा है। और इस चीज़ को भारत में, हमारे झारखंड में गलत रूप से देखा जाता है कि 21 साल का बच्चा काम कर रहा है। काम क्यों नहीं कर रहा है? वो आत्मनिर्भर बन सकता है, वो काम भी कर सकता है, पढ़ाई भी कर सकता है। आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाइएगा, 18 साल के बाद बच्चों को घर से निकाल दिया जाता है। लेकिन जिस क्षेत्र से हम लोग आते हैं, जिस झारखंड की अगर हम बात करते हैं, यहाँ एक बड़ी समस्या जो है पलायन की, खास करके बच्चों की और महिलाओं की, वो काफ़ी, अगर उस तस्वीर को अगर हम लोग देखें तो काफ़ी भयावह नज़र आती है। तो एक तरफ जहाँ समाज, हमारा समाज ये मानता है कि घर के बच्चों को काम नहीं करना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ मजबूरी ऐसी होती है कि ये इन सारे चीज़ों से आप दो चार हुई होंगी
यहाँ अभी आपके पास लोग ऐसे आते होंगे जो बताते होंगे हमारे परिवार के सदस्य गायब हैं। दूसरी तरफ जब आप महानगर में थी तो वहाँ पर भी आप देखती होंगी कि यहाँ के लोग किस तरीके से वहाँ काम कर, इन सारे चीज़ों को किस तरीके से सुधारा जा सकता है या इसको ख़त्म किया जा सकता है, इसको लेकर के मन में विचार तो उठते ही होंगे। देखिए, लोग अगर दूसरे राज्य जाके काम कर रहे हैं तो ये कोई गलत चीज़ नहीं है। लोग दूसरे राज्य जाके काम करते हैं, मगर देखिए जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो जब बाहर राज्य में जाके काम कर रहे हैं तो पलायन कर रहे हैं, तो ये सही में चिंता का विषय है राज्य के लिए। और इसीलिए क्या कारण है, इसे स्टेट को भी आइडेंटिफाई करना चाहिए क्यों ऐसा हो रहा है कि बच्चे यहाँ से हट के दूसरे राज्य जा रहे हैं। देखिए, मैंने तो कई बार हमारे जो युवा हैं उनको मैंने ये भी कहा है कि आप सरकार का जो मुख्यमंत्री सारथी योजना जैसे योजना है, कई योजनाएं चल रही हैं। अगर हम देखें तो दर्जनों ऐसी योजनाएं हैं। अगर उन योजनाओं से उन बच्चों को जोड़ा जाए और जो दूसरे एनजीओ काम कर रहे हैं, अगर हम उनका काम करने का शैली देखते हैं, वो कुछ नहीं करते हैं, बच्चों को वहां से छुड़ाते हैं और सरकार की उन योजनाओं से जोड़ते हैं और उनका भविष्य सुधर जाता है। तो ये जो बाद में एनजीओ करते हैं उसको पहले भी किया जा सकता है। बिल्कुल। और मुझे लगता है ये केवल पॉलिटिकल नहीं मगर सामाजिक रूप से भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। मैं इसलिए मनोज जी ये बात को बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे समय में ऐसा होता है कि माइंडसेट का भी इशू है, क्योंकि मेरे परदादा बाहर गए, क्योंकि मेरे बाबा बाहर जाके काम किए तो हम भी बाहर जाके काम कर रहे हैं। मगर अब दौर बदल गया है, अब सरकार कई सारे ऐसे योजनाओं को लेकर आई है जिससे आप जुड़ सकते हैं, अपने क्षेत्र में रह के आप काम कर सकते हैं, मगर वो एक माइंडसेट है। और जिस तरह से मैंने कहा, जानकारी के अभाव के कारण, योजना की जानकारी के अभाव के कारण लोग आज उसका लाभ नहीं उठा पा रहे। वैसे स्थिति में हमारा फर्ज, हम जैसे विधायक हुए या जनप्रतिनिधि हुए, चाहे के जो प्रबुद्ध लोग हैं, उनको सामने आके अधिक से अधिक लोगों को सरकारी योजना से जोड़ना चाहिए। एक तरह से कहा जाए यूथ आइकॉन के रूप में आप उभर रही हैं, तो जब आप दूसरे युवाओं को देखती हैं और उनके साथ जुड़ती हैं, वो जब सवाल करते हैं अपने भविष्य को लेकर के, आपकी सोच को लेकर के या इस समाज को लेकर के, तो आप किस तरीके से उनके साथ जुड़ती हैं और किस तरीके से उनको इन सारे चीज़ों को लेकर के नसीहत कहें या मार्गदर्शन कहें आप देती हैं? देखिए, युवाओं को लेके हमेशा जब भी मैं तो काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस, स्कूल्स विज़िट करती हूँ, युवाओं से मिलती हूँ, मैंने कहा कि आज का समय बहुत अलग है मनोज जी। हमारा समय अलग इसीलिए था क्योंकि आज के जो यूथ हैं, जो अभी भी कॉलेजेस या स्कूल्स में हैं, वैसे यूथ मुझे लगता है बहुत लोग बच्चे ऐसे हैं जो नए चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। केवल आपके जो स्टैब्लिश्ड ट्रेडिशनल जो जॉब्स होते हैं उसी तक सीमित नहीं है। बहुत सारा आप देखिएगा आजकल यंग जो बच्चे हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप में भी आगे हैं। रिस्क लेने का जो टेंडेंसी आज के यूथ में है वो मुझे लगता है आपके समय या मेरे पिताजी के समय में नहीं रहा होगा, वो रिस्क लेने का टेंडेंसी। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है हमारे यूथ्स का। और साथ ही साथ मैं यही कहना चाहती हूँ अपने जितने भी युवा दोस्त हैं उनको कि देखिए, सब अच्छे चीज़ों को समय लगता है, क्योंकि आजकल हम फास्ट के समय में रहते हैं। फास्ट मोबाइल, इंटरनेट हुआ, फास्ट फूड हुआ, फास्ट सब चीज़ आपका फास्ट इतना हो रहा है कि मुझे लगता है अच्छे चीज़ों के लिए हम कभी कभी पेशेंस नहीं रख पाते हैं। और अगर हम नए चीज़ों से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ भी हमारे यूथ का एक ड्रॉबैक है, मगर हाँ समय के साथ इससे मतलब इसके साथ साथ ये भी धारणा बदलनी होगी युवाओं को कि नौकरी मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं, बल्कि उसके अलावे भी बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जहां आप बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं। बिल्कुल, मैं तो इसको इस तरह से रूप से देखती हूँ और हमेशा अपने यूथ्स को मैं बोलती भी हूँ कि आप इसको एक तरीके से देखिए कि आपके पास रोटी है और उस एक रोटी को हमें बांट के खाना है। मगर अगर आप खुद से आटा लेके अपना रोटी बेलना सीख जाए, रोटी पकाना सीख जाए, तो आप उस रोटी से दूसरे लोगों को भी आप बांट पाएंगे। तो वो है एंटरप्रेन्योरशिप का पावर, और वो बहुत ज़रूरी है आज के समय में। जिस स्तर से जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया है, यूथ डिविडेंड का हम जो बात कर रहे हैं, केवल सरकारी नौकरी में निर्भर रहना ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं निराशाजनक हो सकता है। इसीलिए स्वरोजगार की ओर भी बढ़ना बहुत ज़रूरी है।
और बैंगलोर जैसे राज्य, चाहे बॉम्बे जैसे राज्य, जैसे केरला जैसे राज्य इतने सक्सेसफुल क्यों हो पा रहे हैं? क्योंकि आप देखिएगा सब लोग अपना रोटी खुद से बना रहे हैं। सही कहा शिल्पी ने कि किसी को 2 वक्त की रोटी देने से बेहतर है कि उनके हाथों को वो हुनर दे दी जाए जिससे वो दूसरे लोगों को भी रोटी दे सके। झारखंड की बात करते हैं तो बात कला की करे, संस्कृति की करे, खान पान की करे, तो ये अपने आप में इतना समृद्ध है जो दूसरे जगह पे ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। जिन जगहों की आप बात कर रही हैं वहाँ बर्गर, पिज्ज़ा और बाकी फास्ट फूड वगैरह तो मिल सकता है, लेकिन अगर हम झारखंड की सोंधी महक की बात करें या यहाँ की माटी से जुड़ी हुई चीज़ों की बात करें तो वहाँ बहुत कम देखने को मिलता है। जब आप बाहर थी तो उसको कितना मिस करती थी, और अब जब आप यहाँ हैं तो इसको बढ़ाने के लिए, इसको और ब्रांडिंग करने के लिए, चूँकि आपका वो क्षेत्र भी रहा है, तो इसको ब्रांडिंग करने के लिए क्या कुछ, किस तरीके से आपके दिमाग में कोई खाका खींचा, आपने कोई ब्लूप्रिंट बनाया? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है मनोज जी। देखिए, आदिवासियों का जो जीवन शैली है, हमारे जो पूर्वज रहे वो बहुत अग्रिम थे, बहुत उनका फार विजनरी सोच था। आज आप देखिएगा कि जो चीज़ वो खाते थे, जो उनका रहन सहन था, शैली था, वो सब चीज़ आज ऑर्गेनिक मार्केट कर दिया गया है। उनको टर्म जो दिया गया है ऑर्गेनिक। और आप आज अगर बैंगलोर जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, जैसे महानगरों में जाएंगे, तो वहाँ आप देखेंगे कि हमारे जो यहाँ पे पूर्वज लोग खा रहे थे, आज भी जो खाते हैं, उन सभी चीज़ों को वहाँ पे ऑर्गेनिक ब्रांडिंग करके बेचा जाता है महंगे महंगे दामों पर। चाहे वो मोरिंग लाल चावल हो, चाहे आपका मलुआ का आटा हो, हाँ महुआ का आटा हो, शकरकंद हो, तमाम चीज़ों को हेल्दी ऑर्गेनिक ये बोल के बेचा जाता है। तो मुझे लगता है आदिवासियों ने तो एक कल्चर ही, मतलब सिस्टम ही स्टैब्लिश किया है शुरू में, मगर यही था कि कोई उसको बाहर तक ले जाने, आगे तक ले जाने वाला कोई नहीं था। आजकल के ऐसे युवा पीढ़ी हैं जो सामने आ रहे हैं, इन सभी ऑर्गेनिक, हैंडलूम्स, ये सभी चीज़ों में काम करके, हैंडक्राफ्ट्स में काम करके अपने हुनर को भी बाहर में पेश कर रहे हैं। मगर मुझे लगता है अगर झारखंड आने वाले समय में अपने जो ये कल्चरल रूट्स हैं, अगर इसको बहुत अच्छे तरीके से ब्रांड करके जो यहाँ के आर्टिस्ट्स हैं उनको लेके अगर मेन मार्केट में जाती हैं, तो मुझे लगता है जो हम आत्मनिर्भरता का बात कर रहे हैं वो ऐसे ही, यहाँ पे हुनर का तो कोई सवाल ही नहीं है, लोगों के पास पहले से ही हुनर है। जो हम अपने पूर्वजों के समय से खा पी बना रहे हैं, उसके लिए आपको हुनर सीखने की भी जरूरत नहीं है। जैसा कि मुझे जानकारी है कि झारखंड की कई ऐसी चीज़ें विदेशों में काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन उसके साथ दिक्कत यह है कि उसको जो लेके यहाँ से गए हैं बीच में, वो अपने आप को वहाँ ब्रांड किया है उन्होंने झारखंड को। जैसे सोहराई पेंटिंग की बात है, ऑस्ट्रेलिया के जो सिडनी में जो आर्ट गैलरी है वहाँ भी लगी हुई है, और भी कई ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन सवाल यह है कि यहाँ की जो ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं जो करती हैं सोहराई पेंटिंग, या मान लीजिए छऊ नृत्य है या पाइका है, ये सारी चीज़ें अगर यहाँ के लोग लेकर के जाएं, उस तरीके से सामने में रखें, तो शायद वो जो ब्रांडिंग की जो बात होती है वो सही हो पाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल हो पाएगी, और मुझे लगता है इसकी तरफ हम लोग ज़रूर बढ़ रहे हैं। इस बार जो हाल ही फिलहाल में जनजातीय महोत्सव भी हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो हुआ था, वो भी एक बहुत बड़ा जनजातीय मेला था। मुझे याद है जब मैं वो उस मेला में पहुंची थी तो बहुत सारे ऐसे झारखंड के लोग थे, रांची के बहुत सारे लोग थे जो कह रहे थे कि हमें मालूम नहीं था कि जनजातीय सभ्यता इतना रिच है, कल्चरली इतना रिच है। तो जब यहाँ पे अगर प्लेटफॉर्म मिला है तो मुझे लगता है इसे हमें जाके बाहर सारे अन्य राज्यों में भी उसको डिस्प्ले करना चाहिए। बहुत सारे इन ग्रोन, होम ग्रोन ब्रांड्स भी हैं झारखंड के। पलाश है, का है जो नहीं मिलता है दूसरे, नहीं, जो ब्रांड्स जो JSLPS के तहत चलाई जा रही है, पलाश ब्रांड जिसको कहते हैं, हाँ, उसके उन सभी को भी बहुत मुझे लगता है प्रोफेशनल हेल्प लेके एक उनको भी प्रमोट करने की ज़रूरत है, ताकि लोग पूरे भारत में जान सके कि झारखंड भी किन सभी चीज़ों के लिए जाना जाता है, ना केवल रिच मिनरल या माइनिंग के लिए, मगर ये तमाम चीज़ों के लिए भी। शिल्पी नेहा तिर्की को राजनीति, समाज सेवा और पढ़ाई, इन तीनों की अगर हम बात छोड़ दें तो दिलचस्पी किसमें है? खेल है, साहित्य है, संस्कृति है? मुझे पढ़ना तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा कि छोड़ दें किताबें, जब भी फ्री टाइम रहता है किताबें पढ़ती हूँ, और कुछ फ्री टाइम रहता है तो फिटनेस में भी थोड़ा ध्यान रहता है, कुछ फिटनेस में करती हूँ। और मतलब फिल्म वगैरह देखना, और जो दूसरे जो खेल की अगर बात करें तो झारखंड की बच्चियां
जो काफ़ी बेहतर कर रही हैं, यहाँ के बच्चे युवा जो हैं काफ़ी अच्छा कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उन सारे चीज़ों में दिलचस्पी उतनी नहीं है? उतना उतना अधिक दिलचस्पी तो नहीं रहता है, कभी कभी उन सभी चीज़ों के लिए भी समय निकाल ही लेती हूँ। हाँ। यहाँ के जो युवा हैं खेल में, अगर हम जयपाल सिंह जी से उठाएं तो आज तक कई ऐसे नाम हुए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपने यहाँ एक परचम लहराए हैं, खेल के क्षेत्र में भी युवा। तो इन युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, हमेशा से झारखंड के जितने भी खिलाड़ी रहे हैं बहुत संघर्षशील रहे हैं, और हुनर की तो कोई बात ही नहीं है, हुनर उन पे भर भर के हैं। हम तमाम बच्चियों को भी देख रहे हैं हाल फिलहाल में, इतना अच्छा उनका प्रदर्शन रहा है सभी खेल में। तो मुझे लगता है कि और सरकार भी ध्यान दे रही है, मैं इस चीज़ को कहूँगी, क्योंकि लगातार जो खेल कराया जाता है, पहले जो था केवल राज्य स्तर पे कराया जाता था, मगर अब उस खेल को पंचायत गांव तक भी लेके जाया गया है। तो ऐसे सभी तमाम चीज़ों को सरकार भी पुश दे रही है। मुझे लगता है आने वाले समय में इसका और असर दिखेगा। चलते चलते एक आखिरी सवाल, महिला है, युवा है, और जैसा कि आप बताएं कि राजनीति में आई हैं, ऐसे क्षेत्र से आई हैं जो कारपोरेट रहा है, काफ़ी कुछ वहाँ आपने देखा है। तो राजनीति महिलाओं के लिए अगर कहा जाए, जैसा कि शुरू में ही हम बात कर रहे थे कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट माना जाता है, जो आपके जो सहयोगी हैं वो भी थोड़ा ये देखते हैं कि भाई महिला है तो कमज़ोर होगी, आवाज़ नहीं उठा सकेगी। दूसरी तरफ जो आम लोग हैं उनके नज़र में भी महिलाओं को लेकर के थोड़ी धारणा अलग नज़र आती है जो महिला राजनीतिज्ञ होती हैं। कैसे सामंजस्य बैठता है और आप इसको किस रूप में देखती हैं? देखिए, मुझे आपने सही कहा, महिलाओं को हमेशा एक रूप से कमज़ोर देखा गया है। हमेशा उनको, खास करके राजनीति में, उनको देखा जाता है कि वो नहीं सक्षम नहीं रह पाएंगी ऐसा। मगर मनोज जी, अगर आप आज के दौर पे राजनीति में देखिएगा या इतिहास को भी उठा के देख लीजिए, सुषमा स्वराज रहे या ममता बनर्जी जी हैं या सोनिया गांधी जी हैं या आपको इंदिरा गांधी जी हैं, उनके बारे में बिल्कुल बिल्कुल ये भूल होगी, अगर मैं उनका नाम नहीं लूँ तो इंदिरा गांधी जी हैं। इन्होंने अपने काम से अपने साबित कर दिया है कि ये जो जेंडर इशू है ये केवल हमारे दिमाग में है। अगर मौका दिया जाए तो महिलाएं मुझे लगता है अपने तौर तरीके में सभी चीज़ों में बहुत सक्षम है, बहुत आगे निकल सकती हैं। और आज कांग्रेस पार्टी में भी मैं जब कांग्रेस पार्टी से आती हूँ तो मैं खुद ही, हमारे यहाँ पे 4 महिलाएं विधायक हैं, पहले 5 थी, बाई इलेक्शन जो हुआ उसके बाद हम 4 महिला विधायक हैं। और हम चारों महिला विधायकों को आप देखिएगा तो सभी में क्षमता भर भर के है। और मुझे लगता है अगर मौका दिया जाए तो आने वाले समय में झारखंड के लिए वो भी बहुत ही ज़्यादा बेमिसाल साबित हों। बिल्कुल, आप लोग बेमिसाल साबित होंगी। झारखंड को लेकर के चलते चलते आखिरी सवाल, क्या सपना है खास करके अपने क्षेत्र को लेकर के? किस तरह का मांडर होना चाहिए, किस तरह का झारखंड होना चाहिए? मांडर ऐसा होना चाहिए, मैं इसको हमेशा सोचती हूँ कि प्रत्येक घर में एक आत्मनिर्भर महिला होनी चाहिए जो अपने परिवार का पालन पोषण कर पाए, जिसे अगर सरकार के तरफ से 5 केजी राशन मिले तो भी वो खुश रहे, जिस दिन उन्हें ना मिले तो भी वो खुद से सक्षम हो। ऐसे महिलाओं को मैं वहाँ पे गढ़ना चाहती हूँ, बनाना चाहती हूँ। साथ ही साथ जितने भी हमारे यूथ हैं, मांडर ऐसा हो जहाँ पे यूथ्स भी बहुत अग्रिम सोच के हो, जो ये जो चुनावी दौर पे जो होता है कि कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति की जाती है, वो सभी चीज़ों से हमारे यूथ बचे, क्योंकि हमारे यूथ को ही वो क्षमता है कि आने वाले समय में राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से वही सभी चीज़ों को आगे लेके जाने वाले हैं। इसीलिए वो इतना उनके अंदर इतनी सिद्धांत रहे कि सही और गलत का फ़र्क वो समझ पाए, तभी हम एक मजबूत झारखंड गढ़ पाएंगे। एक मजबूत झारखंड राज्य गढ़ पाएंगे इस तरीके से जब युवा और महिलाएं दोनों सक्षम और सामर्थ होंगी। महिलाएं चूँकि अगर वो पढ़ी लिखी होंगी, खुद आत्मनिर्भर होंगी, तो उनका परिवार सुखी और संपन्न होगा, और जब परिवार संपन्न होगा तो निश्चित तौर पे उस राज्य, उस देश का विकास होगा। युवा जो अगर हम कहेंगे तो आज देश की सबसे बड़ी आबादी है युवाओं की, और भविष्य युवाओं के कंधे पे है। ऐसे में राजनीति की जो गंदी चीज़ें हैं, जिन्हें दूसरे चीज़ों से जोड़ करके देखा जाता है, उनसे ऊपर उठ करके
एक ऐसे भारत को गढ़ने की सोच होनी चाहिए, उनके हाथ में इतनी हुनर होनी चाहिए, इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो एक नए भारत को गढ़ सके। कुछ ऐसी सोच ले करके आगे बढ़ रही हैं शिल्पी नेहा तिर्की, जो मांडर की युवा महिला विधायक है, और इनकी सोच जो है एक नए भारत की तस्वीर खींच रही है कि आने वाले दिन में हमारा झारखंड, हमारा मांडर, न सिर्फ मांडर और झारखंड बल्कि हमारा देश कैसा होगा, हमारे देश की महिलाएं कैसी होंगी, कितनी सक्षम होंगी, और हमारे युवा कितने मजबूत होंगे। तो इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। हम अगली बार जब मिलेंगे फिर एक नए विधायक से मिलेंगे और जानेंगे उनकी सोच क्या है, वो किस तरीके से राजनीति में आए, राजनीति में अगर वो नहीं आते तो क्या कुछ करते। लेकिन इससे पहले हम नेहा शिल्पी तिर्की को जो है बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि यहाँ आई और अपनी बातों को आपके सामने रखी हैं। तो इस कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए विधायक के साथ में। नमस्कार।